सोमी नाम की लड़की जिसके एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, मगर इसके बावजूद उसके फादर उसका फ्यूनरल कराने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद भी उनकी बेटी का दिल धड़क रहा है। तो आखिर सच्चाई क्या थी, यही जानेंगे हम आज की मूवी डेविल्स डे में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। तो मूवी के स्टार्ट में हम बेन नाम के प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि सोमी नाम की टीनेजर लड़की के ऊपर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहा था। और वहीं उसके रूम के बाहर परेशान हालत में उसके डैड घूम रहे थे कि तभी सोमी अपने डैड से उसकी हेल्प करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उसके डैड इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो उसके रूम का गेट जबरदस्ती तोड़ देते हैं। और तभी बेन उसके रूम के बाहर आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसके हाथ से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। लेकिन तभी वो सोमी के डैड सियोंगडू को बताता है कि एग्जॉर्सिज्म सही से परफॉर्म हो चुका है, जिसका मतलब था कि सोमी अब खतरे के बाहर थी। जिसे सुन सियोंगडू और उसकी वाइफ जाके सोमी से मिलते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल ठीक थी और वो उनसे बातें भी कर रही थी। मगर तभी अचानक से सोमी को दोबारा से अटैक पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से कांपने लगती है और उसकी आंखें तक पलट जाती हैं। और कुछ देर तक उसी सिचुएशन में रहने के बाद वो अचानक से बेड पे गिर जाती है। और जब सियोंगडू उसे चेक करता है तो उसकी सांसें रुक चुकी थी, जिसे देख वो अपनी बेटी को सीपीआर देता है। मगर इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि सोमी कुछ देर पहले ही मर चुकी थी, जिसका क्लियरली मतलब था कि सोमी का एग्जॉर्सिज्म सही से परफॉर्म नहीं हुआ था। कि तभी हमें सोमी और सियोंगडू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि सोमी को एक्चुअली एक हार्ट प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसे इमीडिएटली हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। लेकिन उसके डैड सियोंगडू, जो कि खुद एक हार्ट सर्जन थे, उन्होंने सोमी को प्रॉमिस किया था कि वो जल्द ही सोमी की एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करेंगे। साथ ही हम इस फ्लैशबैक में ये भी समझ पाते हैं कि सियोंगडू अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। खैर कुछ टाइम बाद अपने वादे के मुताबिक सोमी के डैड ने उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो ज्यादा नहीं जी पाई। वहीं हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सोमी की फैमिली ने उसका फ्यूनरल रखा था एंड ऑब्वियसली अपने इतनी छोटी सी बेटी को खो के सोमी के दोनों पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी थे। इसलिए फ्यूनरल होम का स्टाफ उन्हें सजेस्ट करता है कि जब किसी यंग इंसान की डेथ होती है तो ये बात बहुत ही कॉमन है कि उसका फ्यूनरल सिर्फ एक दिन के लिए रखा जाता है, जिसकी वजह से फैमिली को थोड़ी कम तकलीफ होती है। लेकिन तभी सोमी की ग्रैंडमा वहाँ आके कहती है कि वो कोरियन ट्रेडिशन के हिसाब से सोमी का फ्यूनरल पूरे 3 दिन के लिए करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि तब तक सोमी की डेड बॉडी उसी फ्यूनरल होम के मॉर्ग में रहने वाली थी। कि तभी सियोंगडू को फ्यूनरल होम के मॉर्ग में बुलाया जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि फ्रीजर अचानक से खराब हो गया है, जिसे वो जल्द ही सही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब तक सोमी की डेड बॉडी को बाहर ही रखा गया था। कि तभी सियोंगडू की नजर सोमी की मुट्ठी पे पड़ती है, जो कि इतनी देर पहले डेथ होने के बाद भी बंद थी। और जब वो उसे खोल के देखता है तो उसके अंदर से उसे एक ब्रेसलेट मिलता है, जो कि सियोंगडू ने उसकी सर्जरी से पहले उसे दिया था, जिसे देख वो वापस उसे सोमी को पहना देता है। जिसके बाद वो फ्यूनरल होम वालों को कहता है कि सोमी की डेड बॉडी को फ्रीजर में न रखा जाए, क्योंकि उसे ठंड ज्यादा पसंद नहीं थी। जाहिर सी बात है, वो अपनी बेटी की डेथ की वजह से काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था। वहीं हम सियोंगडू के कॉलीग्स को देखते हैं, जो कि सोमी की डेथ की वजह से अफसोस करने आए थे। खैर अब ऊपर से देखने में तो उन्हें लग रहा था कि वो काफी ज्यादा अफसोस में है, बट फ्यूनरल होम के बाहर वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें लग रहा था कि सियोंगडू ने सर्जरी सही से नहीं करी, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। क्योंकि इससे पहले भी उसने कई सारी हार्ट सर्जरीज की थी, मगर आज तक एक हार्ट सर्जरी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। खैर उन्होंने तो ये भी सुना था कि सर्जरी के बाद सोमी काफी अजीब बिहेव करने लगी थी, जिसे देख सबको लग रहा था कि वो किसी डीमन से पोजेस्ड है। लेकिन इन बातों के दौरान वो रियलाइज ही नहीं कर पाते कि सियोंगडू उनसे थोड़े ही दूर कार के अंदर बैठा हुआ था, जो कि उनकी सारी बातें सुन के वापस से फ्यूनरल होम में चला जाता है। वहीं हम प्रीस्ट बेन को देखते हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सोमी का एग्जॉर्सिज्म कहाँ गलत गया। इसलिए वो उसके एग्जॉर्सिज्म की रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिसे देख हमें पता चलता है कि सोमी के अंदर जो डीमन था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन तभी अचानक से बेन के पीछे रखी हुई एक फोटो अपने आप से गिर जाती है, जिसे देख बेन को याद आता है कि जब वो आर्मी में था तो तब उसने अपने दोस्त पे भी एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश की थी, मगर तब भी वो इसी तरह से फेल हो गया था, जिस वजह से वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाया था और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई थी। कि तभी उसे सोमी की रिकॉर्डिंग में कुछ सुनाई देता है, जिसे जब वो ध्यान से सुनता है तो सोमी एक नाम ले रही थी, जो कि था बेरियल। मगर तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, और जब वो पलट के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। खैर वही सोमी के क्लासमेट भी उसकी फ्यूनरल में अफसोस करने आते हैं,
पर बाद में मील के दौरान वो लोग भी बात करने लगते हैं कि सोमी किसी डीमन से पोजेस थी, और इस बात का उनके पास एविडेंस भी था, क्योंकि सर्जरी के बाद जब वो स्कूल वापस गई थी तो उसने अपने एक क्लासमेट को काफी जोर से धक्का मार दिया था, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट गया था। लेकिन उस लड़के का कहना था कि उसमें सोमी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसका कहना था कि वो सब कुछ सोमी ने नहीं किया था, बल्कि उसके अंदर कोई और था जिसने उससे ये सब कुछ करवाया था। जिसका मतलब था कि एक्चुअली उसकी सर्जरी के बाद उसकी पर्सनालिटी कम्प्लीटली बदल चुकी थी। और उस लड़के की बातें सुन के सोमी की मॉम को याद आता है कि जब वो सर्जरी के बाद घर आई थी तो उसने अपनी मॉम को टब में डुबा के मारने की कोशिश की थी, और अगर उस दिन सेयोंगडो टाइम पे वहाँ नहीं आता तो सोमी अपनी मॉम की जान लेके रहती। और जैसे ही उसे होश आता है तो वो गिल्ट के मारे अपने मॉम डैड से सॉरी कहती है। कि वही फ्यूनरल होम में बैठा सेयोंगडो नोटिस करता है कि सीलिंग के कॉर्नर से काफी सारा खून नीचे टपक रहा था, और उसी टाइम जो लड़की सोमी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी उसका गला अचानक से चोक होने लगता है, और उसी के साथ उसके मुंह से काफी सारे झाग निकलने लगते हैं। अब ये देख सेयोंगडो आके उसकी हेल्प करता है कि तभी उस लड़की के मुंह से काफी बड़ा बालों का गुच्छा बाहर निकलता है, जो कि देखने में जितना ही डिस्गस्टिंग था उतना ही वो वियर्ड भी था। खैर लड़की की जान बच जाती है और मामला यहीं पे खत्म हो जाता है, और रात को हम सोमी की पूरी फैमिली को फ्यूनरल होम में ही रुका हुआ देखते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत ही अजीब चीज होती है। दरअसल सेयोंगडो को वहाँ पे अचानक से सोमी दिखती है, जिसे देख पहले तो वो शॉक होता है और फिर वो उसके पास जाता है, और सोमी उसे देख के कहती है कि उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब ये सुन वो बिना डरे उसे ब्लैंकेट उड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सोमी के दिल में से एक ब्लैक कलर का अजीब सा लिक्विड निकल रहा था, जिसके साथ ही उसकी शक्ल अचानक से पूरी तरह से चेंज हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे सेयोंगडो के ग्लासेस का लेंस तक टूट जाता है। और तभी अचानक से सेयोंगडो की आंख खुल जाती है, जिससे हमें समझ आता है कि वो सिर्फ एक नाइटमेयर देख रहा था। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके ग्लासेस का लेंस अभी भी टूटा हुआ था। अब ये देख वो जल्दी से रूम के बाहर जाता है, जहाँ थोड़ी देर पहले ही सोमी खड़ी हुई थी, और वहाँ अभी भी जमीन पे ठंड की वजह से सोमी के फुटप्रिंट्स बने हुए थे। और ये देख वो जल्दी से मॉक के अंदर जाके कूलिंग यूनिट में से सोमी की बॉडी को बाहर निकालता है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी बेटी को ठंड लग गई होगी। इसलिए वो जल्दी से उसे अपना कोट उड़ा के उसके हाथ पकड़ के उसके पास ही सो जाता है। लेकिन उसके सोते ही हम नोटिस करते हैं कि अचानक से सोमी की आंखें खुल जाती हैं, और इस तरह खत्म होता है सोमी के फ्यूनरल का पहला दिन। वहीं बेन सोमी की रिकॉर्डिंग देखने के बाद अगले दिन हेड प्रीस्ट से मिलने जाता है, लेकिन सारी बातें सुन के हेड प्रीस्ट को लगता है कि जितना दिख रहा है ये केस उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिस वजह से वो बेन को इस सब मामले से दूर रहने के लिए कहते हैं। मगर बेन ऑलरेडी डीमन की वजह से अपने बेस्ट फ्रेंड को खो चुका था, और उसे लग रहा था कि ये वही डीमन है जिसे सोमी को भी पोजेस्ट किया था। इसलिए बेन फैसला करता है कि वो कुछ भी करके उस डीमन को मार के ही रहेगा। फिर अगले दिन सोमी की बॉडी को सारे रिलेटिव्स को दिखाया जाता है, क्योंकि थर्ड डे उसकी बॉडी को कास्केट के अंदर डाल दिया जाएगा, और उसे देखते ही सारे रिलेटिव्स जोर जोर से रोने लगते हैं। लेकिन तभी सेयोंगडो नोटिस करता है कि सोमी ने अचानक से अपनी आँख खोली थी, और ये देख वो फौरन सबको हटा के सोमी को जगाने की कोशिश करता है, पर उसे देख सबको लग रहा था कि वो काफी ज्यादा शॉक में है, जिस वजह से वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। मगर तभी सेयोंगडो सोमी की आंख से एक आंसू की ड्रॉप बहते हुए देखता है, जिसमें मॉक के स्टाफ का कहना था कि कभी कभी डेथ के बाद भी बॉडी की आंखों से फ्लूइड निकलता है, जिसे लोग अक्सर आंसू समझ लेते हैं। वहीं हम प्रीस्ट बेन को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि जीसस ऑफ नाजरत में एक औरत ने कंजोइंग ट्विंस डीमन बच्चों को पैदा किया था, यानी कि ऐसे जुड़वा बच्चे जिनकी बॉडी आपस में जुड़ी हुई होती है, जिसमें से एक बच्चे का नाम तो बेरियल रखा गया और दूसरे बच्चे का कोई नाम ही नहीं रखा गया। खैर उन दोनों के पैदा होने के बाद उन दोनों ने बहुत ज्यादा आतंक मचा के रख दिया था। दरअसल वो लोग किसी भी तरह लोगों को मैनिपुलेट करके आपस में लड़वा दिया करते थे, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। और इन सब चीजों से परेशान होके एक प्रीस्ट ने बेरियल के हार्ट में उसके बिना नाम वाले डीमन भाई को उसके हार्ट के अंदर सील कर दिया, जिससे दोनों ही भाइयों का आतंक रुक गया। मगर अब वही दोनों डीमन भाई सोमी की बॉडी के जरिए दोबारा से अपना आतंक फैलाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हम सोमी की डेड बॉडी देखते हैं, जो कि एकदम से मूव करती है, और उसके मुंह से अचानक से एक बहुत बड़ा मौत निकलता है, जिसे देख के समझ आ रहा था कि सोमी की बॉडी पे अब डीमन का काफी हद तक कब्जा होता जा रहा है। वहीं डीमन की ताकत को कम करने के लिए हेड प्रीस्ट फ्यूनरल होम में प्रेयर करने के लिए आए थे, कि तभी उनकी नजर सीलिंग पे पड़ती है, जहाँ उन्हें काफी सारे मौत बैठे हुए दिखते हैं, और उन्हें देख वो समझ जाते हैं कि वो वहाँ पे डीमन के होने का साइन है। इसलिए अब बिना एक मिनट गवाए वो फौरन प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक से उनके मुंह से काफी सारा खून निकलने लगता है, जिसके साथ ही पास रखी हुई टेबल पे वो अपने सर को जोर जोर से पटकने लगते हैं, और फिर सीलिंग पे बैठे हुए सारे मौत उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिनसे डर के वो जमीन पे गिर जाते हैं।
मगर मौत का इस तरह से उन पे हमला करना सिर्फ उनका हेलुसिनेशन था जो कि डीमन उन्हें करा रहा था। और तभी उन्हें सोमी की शक्ल में डीमन दिखता है जो कि उन्हें देख के सरकास्टिकली स्माइल कर रहा था, क्योंकि इस तरह से उसने ऑनगोइंग प्रेयर्स को रोक जो दिया था। खैर हेड प्रीस्ट की हालत देख के उन्हें सब लोग हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं कि तब तक वहाँ पे प्रीस्ट बेन भी आ जाता है जो कि हेड प्रीस्ट की ऐसी हालत देख के उनके पास जाता है। लेकिन हेड प्रीस्ट पे तब तक डीमन हावी हो चुका था और वो बेन के कान में कहता है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मगर तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगे। खैर वही मॉक के बाहर काफी बार समझाने के बावजूद स्योंग तो काफी ज्यादा बेकाबू हो रहा था, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि सोमी जिंदा है और इसकी ऐसी हालत देख के बड़ी मुश्किल से उसकी वाइफ उसे संभालती है। वही बेन इतनी ही देर में मॉक के अंदर जाके सोमी की बॉडी के ऊपर होली वाटर डालता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि भले ही सोमी मर चुकी हो मगर वो डीमन अभी भी उसी के अंदर था। लेकिन उतनी ही देर में स्योंग तो भी वहाँ पे आ जाता है जो कि बेन को ऐसा करता देख उसके मुंह पे एक पंच मारता है। मगर तभी उन सबकी नजर सोमी की बॉडी पे पड़ती है, क्योंकि होली वाटर डालने की वजह से अचानक से उसका हार्ट और सारी वेन्स काले रंग की हो गई थी। और ये देख बेन उन्हें कहता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि डीमन अभी भी सोमी की बॉडी के अंदर है। जिसके साथ ही वो उससे पूछता है कि सोमी की हार्ट सर्जरी के लिए हार्ट कहाँ से अरेंज हुआ था, जिससे हमें समझ आता है कि सोमी के साथ ये जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी हार्ट सर्जरी की वजह से हुआ था, क्योंकि जिसका भी वो हार्ट था उसकी बॉडी में ऑलरेडी डीमन मौजूद था जो कि हार्ट ट्रांसप्लांट की वजह से अब सोमी की बॉडी में था। इसलिए अब उन्हें जल्द ही पता करना था कि आखिर हार्ट डोनर था कौन। और बेन स्योंगदो को कहता है कि उसे जल्द से जल्द सोमी की बॉडी को जलाना पड़ेगा, जिससे उसका हार्ट जलते ही डीमन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन स्योंगदो उसकी बात सुन के उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, मगर एक्चुअली वो खुद उस हार्ट डोनर की हकीकत जानता था। दरअसल वो हार्ट एक लड़की का था जो कि आग के अंदर पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन जब उसे हॉस्पिटल लाया गया था तब वो जिंदा थी। पर उस लड़की की कंडीशन देख स्योंगदो का कॉलीग उसे कहता है कि उसे सोमी की हार्ट सर्जरी के लिए उस लड़की का हार्ट इलीगली निकाल लेना चाहिए। अब उसकी ये बात सुन पहले तो स्योंगदो को बहुत गुस्सा आता है, पर वो जानता था कि सोमी को बचाने के लिए बस उसके पास एक यही तरीका है। जिसके बाद इलीगली स्योंगदो ने उस लड़की का हार्ट सोमी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया। वहीं स्योंगदो को अपने कॉलीग से पता चलता है कि वो हार्ट एक रशियन औरत की बेटी का था जो कि अपने मॉम के साथ वहाँ पे इलीगली रह रही थी। उसका कॉलीग उसे बताता है कि उसे रशियन कम्युनिटी में जाके वहाँ पे बिग मामा नाम की औरत के बारे में पूछना होगा, क्योंकि बाकी की डिटेल्स वही दे सकती थी। अब ये सुन वो सीधे रशियन कम्युनिटी में पहुँच जाता है, जहाँ पे उसे एक बार के अंदर काफी सारे रशियंस दिखते हैं जिनके नेक पे वही मौत का टैटू बना हुआ था। लेकिन जैसे ही स्योंगदो उनसे बिग मामा के बारे में पूछता है वो लोग स्योंगदो को मार मार के बेहोश कर देते हैं। और जब उसे होश आता है तो वो एक केज के अंदर बंद था, जिसे थोड़ी ही दूर उसे बिग मामा खड़ी हुई दिखती है, जो कि उसे बताती है कि वो एक्चुअली एक सैटेनिक कल्ट की मेंबर है और उसी ने खुद अपनी बेटी की बॉडी के अंदर बेरियल और उसके भाई को समन किया था। अब जैसे कि हम जानते हैं बेरियल के हार्ट में उसके भाई को हमेशा के लिए सील किया गया था, जिस वजह से वो दोनों ट्विन भाई उसकी बेटी के हार्ट में समन हुए थे। लेकिन रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के मेंबर्स ने इस तरह की प्रैक्टिस को होते देखा तो उन्होंने उस जगह पे आग लगा दी ताकि वो डीमन वापस से जिंदा ना हो सके। और उस आग में रशियन मामा की बेटी काफी हद तक जल चुकी थी, इसलिए अब उन दोनों ट्विन डेमंस को वापस बुलाने के लिए उन्हें एक नई बॉडी चाहिए थी। और तब रशियन मामा को सोमी के बारे में पता चला। वहीं हम बार के बाहर बेन को देखते हैं जो कि स्योंगदो का पीछा करता हुआ वहाँ पे पहुँच गया था। दूसरी तरफ स्योंगदो बिग मामा से पूछता है कि वो किस तरह से अपनी बेटी को वापस से जिंदा कर सकता है, मगर उसकी बात सुन बिग मामा उसे कहती हैं कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी वापस से जिंदा हो और इसके लिए मुझे तुम्हें मार के अपने रास्ते की रुकावट को खत्म करना होगा। ये कह के वो उसे मारने वाली होती है कि तभी चैंट करता हुआ बेन वहाँ पे आ जाता है और उसकी चैंटिंग सुन के बिग मामा दर्द से चिल्लाने लगती है, जिसे समझ आता है कि उस औरत के अंदर भी किसी तरह का कोई डीमन था। और बेन की लगातार चैंटिंग की वजह से बिग मामा वहीं पे मर जाती है। जिसके बाद बेन एक बार दोबारा स्योंगदो को समझाने की कोशिश करता है कि हमें जल्द से जल्द सोमी का क्रीमेशन करना होगा, मगर स्योंगदो उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। अब ये देख बेन एक बार दोबारा से उसका पीछा करने के लिए अपनी कार में बैठता है कि तभी डीमन बेन को मैनिपुलेट करके उसे अपने दोस्त के लास्ट मोमेंट दिखाने लगता है, क्योंकि डीमन जानता था कि बेन को इस बात का गिल्ट है कि वो अपने दोस्त को बचा नहीं सका था और इसी बात का फायदा उठा के डीमन बेन को तोड़ना चाह रहा था। लेकिन बेन हिम्मत करके जल्द ही उसके जाल से निकल जाता है और इसी के साथ शुरू होता है फिनरल का 3rd डे। और आज सोमी का क्रीमेशन था, इसलिए सब उसके कॉफिन को क्रीमेशन के लिए ले जा रहे थे कि तभी अचानक से उसका कॉफिन बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, जिस वजह से वो जमीन पे गिर जाता है
और ये देख सब लोग उसे वापस से उठाने की कोशिश करते हैं, मगर कॉफिन इतना ज्यादा भारी हो गया था कि वो सब लोग मिलके भी सोमी के कॉफिन को उठा नहीं पा रहे थे कि तब तक वहाँ पे स्योंगदो भी आ जाता है, जिसे कॉफिन से थोड़ी ही दूर खून से सनी हुई एक लड़की खड़ी हुई दिखती है। और ये कोई और लड़की नहीं बल्कि ये वही लड़की थी जिसका दिल निकाल के उसने अपनी बेटी की बॉडी में डाला था। और तभी अचानक से वो लड़की कॉफिन को अपनी तरफ खींचने लगती है और ये देख स्योंगदो कॉफिन को तोड़ के सोमी को बाहर निकाल लेता है और उसे बाकी के फैमिली मेंबर्स ऐसा करने से रोकते हैं, जिस वजह से सोमी की बॉडी जमीन पे गिर जाती है कि तब तक वहाँ पे बेन भी आ जाता है, जो कि सोमी की बॉडी पे दोबारा से एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगता है। लेकिन शायद अब इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि तभी अचानक से सबकी आंखों के सामने सोमी की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और ये सब कुछ बिग मामा की जली हुई बेटी के रूप में डीमन कर रहा था। पर तभी अचानक से वो डीमन सोमी की बॉडी को जमीन पर गिरा देता है, जिसे पकड़ने के लिए स्योंगदो भागता है, मगर वो रियलाइज करता है कि उसकी बेटी की बॉडी अचानक से गायब हो चुकी थी। पर स्योंगदो फिर भी हार नहीं मानता और वो अपनी बेटी की बॉडी ढूंढते हुए फ्यूनरल होम के बेसमेंट तक पहुंच जाता है, जहाँ से सोमी की बॉडी जमीन पर रखी हुई दिख जाती है और उसकी पूरी बॉडी को मौत ने कवर कर रखा था कि तब तक बेन भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे देख स्योंगदो उससे पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे उसकी बेटी को बचाया जा सकता है। जिसे सुन बेन उसे कहता है कि अगर सोमी की बॉडी में अभी भी उसकी स्पिरिट है तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इसके लिए स्योंगदो को बेन के साथ मिलकर सोमी का एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना होगा, जिससे वो डीमन को सोमी की बॉडी से निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करने से पहले बेन स्योंगदो को वार्न करता है कि अब डीमन हमें मैनिपुलेट करके बहुत कुछ दिखाने और सुनाने की कोशिश करेगा, मगर जो भी हो जाए हमें रुकना नहीं है। जिसके बाद वो होली वाटर डाल के एग्जॉर्सिज्म करना शुरू कर देता है, मगर इसी बीच स्योंगदो को कई बार हेलुसिनेशन होता है, लेकिन हर बार बेन उसे कुछ भी गलत करने से रोक लेता है। पर हद तो तब पार हो जाती है जब स्योंगदो को बेन ही डीमन दिखता है और उसे लगता है कि वो उसकी बेटी को मारना चाहता है, इसलिए वो फौरन एक स्कैल्पल से बेन के ऊपर हमला कर देता है और इससे पहले वो उसे पूरी तरह से मार देता कि तभी सोमी की सोल आके अपने डैड को रोक देती है, जिससे स्योंगदो वापस से होश में आ जाता है। अब वो दोनों मिलके एक बार दोबारा से एग्जॉर्सिज्म करना शुरू करते हैं कि तभी डीमन बेन के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और फिर सोमी की शक्ल में डीमन वहाँ आके स्कैल्पल से स्योंगदो के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद डीमन उसे कहता है कि तुम मुझसे कुछ अलग नहीं है, क्योंकि अपनी बेटी को बचाने के लिए तूने भी किसी को मारा था, इसलिए तू और मैं एक हो सकते हैं और इस तरह से सोमी की जिंदगी भी बच जाएगी। अब ये सुन स्योंगडो भी एडमिट करता है कि उसने गलत किया था, जिसके बाद वो खुद अपने चेस्ट में स्कैल्पल मार लेता है, जिससे अचानक से सोमी की काली वेन्स वापस से नॉर्मल हो जाती हैं और वहीं देखते ही देखते स्योंगडो की सारी वेन्स काली होने लगती है, जिसका मतलब था कि उसने अपनी बेटी की जिंदगी डीमन के साथ ट्रेड कर ली थी और अब डीमन उसके अंदर रहने वाला था। क्या थोड़ी देर में वहाँ सोमी की मॉम भी आ जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ पे स्योंगडो कहीं नहीं दिखता और जब वो सोमी को देखती है तो बिल्कुल शॉक रह जाती है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट वापस से नॉर्मल हो चुकी थी। अब ये देख उसे और प्रीस्ट बेन को फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि सोमी की हार्ट बीट और ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। खैर जब बेन को होश आता है तो उसे रूम की सीलिंग पे मौत बैठा हुआ दिखता है, जिसे फॉलो करता हुआ वो हॉस्पिटल के रूफ तक पहुँच जाता है, जहाँ पे स्योंगडो पहले से ही मौजूद था। अब क्योंकि उसने डीमन के साथ अपनी बॉडी का ट्रेड किया था तो वो जानता था कि 3 दिन के अंदर डीमन पूरी तरह से उसकी बॉडी पे काबू कर लेगा, जिसके बाद सबसे पहले वो उसी की फैमिली को मारेगा और इस तरह से तो वो सोमी को एक बार दोबारा से मार देगा। वहीं बेन उसे देख के समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, मगर स्योंगडो खुद अपने हाथों से अपनी फैमिली को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो हॉस्पिटल की रूफ से कूद जाता है। लेकिन रूफ से कूदने के बाद भी अभी भी उसमें जान बाकी थी, मगर वो जानता था कि मरने के बाद भी डीमन उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो अपनी पॉकेट से लाइटर निकाल के कार में आग लगा देता है, जिससे वो अपने साथ साथ डीमन को भी मार देता है। और इस इंसिडेंट के 1 साल बाद हम सोमी को देखते हैं, जो कि अपने डैड के सेक्रीफाइस की वजह से अब बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी लाइफ गुजार रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।